ब्रेक खत्म, चलिए ब्रेक खत्म। सब्जेक्ट चेंज, अप्रोच चेंज बिल्कुल इमीडिएटली। बेटा परसों की क्लास में वी वर डीलिंग अबाउट इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, याद है आपको? इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट ने हमें बताया कि एक होम कंट्री होती है, एक होस्ट कंट्री होती है। जो कंट्री के लोग दूसरे देशों में पैसे लगाते हैं वो होम कंट्री होती है, और जिस कंट्री में पैसे लगाए जाते हैं वो होस्ट कंट्री होती है। ठीक है, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे भाई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लोन दे सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। उसमें इन्वेस्टमेंट में हमने दो बातें देखने की कोशिश की, एंड दैट वाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। और मैंने आपको बताया कि बेसिकली चैप्टर यही है, हमें उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अलाउड डिसअलाउड वाली बातें बस करनी है। मैंने आपको समझाया कि मैं होम कंट्री, जब किसी होस्ट कंट्री में पैसे लगाता हूं, ये कौन सी कंट्री? ये कौन सी कंट्री? होम। ये क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना है, जब होम कंट्री किसी होस्ट कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करती है विथ द इंटेंशन, किस इंटेंशन से? किसी एसेट को क्रिएट करने, किसी एसेट को एक्वायर करने, या किसी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के या किसी चीज के ऊपर मैनेजमेंट का राइट क्लेम करते वक्त अगर वो इस पैसे को इन्वेस्ट करती है तब वो कहलाता है FDI। इसका मतलब जब भी होम कंट्री से पैसा होस्ट कंट्री में जाएगा तो तीन बातें होनी चाहिए या दो बातें होनी चाहिए। पहली, एसेट एक या तो क्रिएट होनी चाहिए या एक्वायर होनी चाहिए। दूसरा, उस किसी भी चीज का एक मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग राइट मुझे मिलना चाहिए। इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोर देन 10% ऑफ द कंपनी ऑफ द होस्ट कंट्री। इसका मतलब अगर मिस्टर एक्स जो ए कंट्री का रहने वाला है, अगर वो बी कंट्री के XYZ कंपनी का 12% शेयर खरीद लेता है तो वो क्या कहलाएगा? FDI। एक सेकेंड होल्ड करेंगे प्लीज दानी, मैं उसमें क्लास में 2 बजे बात करती हूँ। कितना? मोर देन 10% अगर मैंने हिस्सा ले लिया है तो ही वो FDI कहलाएगा। इसके 3 हिस्से थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट। अब ध्यान से सुनना है, हॉरिजॉन्टल ने कहा जो बिजनेस मेरा होम कंट्री में है वही बिजनेस होस्ट कंट्री में पैसा लगाऊंगा। हॉरिजॉन्टल, बोलो ठीक है। वर्टिकल कहता है अगर मैं यहां फिनिश गुड्स बनाता हूं तो होस्ट कंट्री में किसी रॉ मटेरियल वाली कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो वो कहलाएगा वर्टिकल FDI। और कॉन्ग्लोमरेट कहता है एक्सट्रीमली नॉट रिलेटेड, भाई किसी भी प्रकार से मेरा बिजनेस इन द होम कंट्री एंड द इन्वेस्टमेंट इन द होस्ट कंट्री किसी भी प्रकार से आपस में लिंक नहीं करता है या लिंक नहीं होता है। यहां तक तो शायद लिख भी लिया है हमने, ये बात तो पूरी डन है।
उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने आपको कोशिश करी थी समझाने की। FPI, दैट वाज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेटा ध्यान से, मैं मानती हूं कि मैं यहां से शुरुआत करनी है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये बात तो तय है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो होस्ट कंट्री की तरफ से, होम कंट्री की तरफ से होस्ट कंट्री में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। लेकिन यहां पर किसी फिजिकल एसेट के क्रिएशन का कोई इंटेंशन नहीं है, किसी कंट्रोलिंग पावर का कोई इंटेंशन नहीं है। हम शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल कैपिटल में पैसा लगा के उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज का फायदा उठाना चाहते हैं, और जब मेरा मन करे तब आसानी से उस पैसे को मैं विड्रॉ कर लूं और उसका जो थोड़ा बहुत फायदा मुझे मिलना है वो मिल जाए। इसका मतलब आपने एक शब्द सुना होगा स्पेक्यूलेटिव, कभी सुना है? नहीं सुना बेटा, मेरा फर्ज है बताने का, ध्यान से सुनेंगे बेटा। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें उतार चढ़ाव की पूरी संभावना होती है। मतलब जब मैंने पैसा लगाया था तब रेट कुछ और था, जैसे म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटीज, शेयर में आप पैसा लगाते हो मान लो 20 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, लेकिन आपको यह भी पता है कि हो सकता है शाम आते आते ये 25 रुपए का हो जाए या 19 रुपए का हो जाए। इसका मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिनमें किसी भी प्रकार लीगल उतार या चढ़ाव पॉसिबल है उसे कहते हैं स्पेक्यूलेटिव। बोलो ठीक है? ठीक है। मार्केट की वजह से, किसी भी वजह से जो उतार चढ़ाव आता है उसको कहते हैं स्पेक्यूलेटिव। क्या एफपीआई में स्पेक्यूलेशन पॉसिबल है? बताओ। मैम बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम पैसा ही शेयर्स में, बॉन्ड्स में या फिर किसी फाइनेंशियल कैपिटल में लगा रहे हैं, तो वहां पे स्पेक्यूलेशन बिल्कुल पॉसिबल है या होगी ही होगी। अब बताओ, अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो कितने से नीचे? 10% से अगर नीचे होगा तब वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी एफपीआई, लेकिन अगर 10 से ज्यादा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी एफडीआई। बोलो ठीक है? आपका जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। चलो मुझे ये बताओ, एफडीआई इंटेंशन क्या है? ओनरशिप। वहां इज जस्ट टू गेन समथिंग जस्ट बाय द डिफरेंस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। दूसरा, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसमें है? एफडीआई में है, एफपीआई में नहीं है। तीसरा बताओ, स्पेक्यूलेशन किसमें है, किसमें नहीं है? एफपीआई में है, एफडीआई में नहीं है। बताओ, पैसा निकालना किसमें से आसान है? एफपीआई में से पैसा निकालना आसान है, एफडीआई में मैम क्यों नहीं है? बेटा आपने एसेट खरीद ली है, एसेट क्रिएट कर ली, तो उसको तुरंत बेचना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब बताओ, कौन सा इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करता होगा? एफडीआई। क्यों? क्योंकि अगर कोई एसेट क्रिएट करोगे तो उसमें लेबर लगेगी, लेकिन एफपीआई में कोई एम्प्लॉयमेंट का चक्कर नहीं है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर मोर देन 10%, लेस देन 10%। बोलो ठीक है? पक्का? एक बार और बता दूं कि समझ आ गई बात? आ गई। फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट एफडीआई, फाइनेंशियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट एफपीआई। वहां मुझे हक भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए। यहां केवल भाई थोड़े टाइम के लिए पैसे डालना है, वो भी क्यों?
क्योंकि इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी शायद मेरे देश से ज्यादा सही है मेरे लिए। क्योंकि सोचो अगर मुझे एफडी करनी होती तो मैं अपनी देश में भी तो कर सकता था, लेकिन मैं पैसा लगा रहा हूं इंडिया के शेयर्स में। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी शायद मेरे देश से बेहतर है। ठीक है, ये बात हो गई। इतनी बात पहले लिख लेते हैं, फिर हाँ जी बैठ जा बेटा आराम से। हाँ बता। हाँ, टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग लिखा है हमने कि आपके जितने आप टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं? दैट इज द शेयर्स विच हैज बीन ऑलरेडी इशूड इन द मार्केट इज नोन एज शेयर आउटस्टैंडिंग। जितने शेयर आपके अभी भी किताबों में दिख रहे हैं जो इशूड हैं वो कहलाते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग। चलिए इसको इतनी बात को फटाफट लिखते हैं, फिर छोटी छोटी। अच्छा एक काम करो, अब ना रुकना मत लिखने के लिए। मैं ये चैप्टर आपको पहले पूरा लिखवा रही हूं। सिर्फ 3 बातें हैं। व्हाट आर द एरियाज ऑफ एफडीआई, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफडीआई एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। 3 बातें और होगी इसके बाद। ये हाथों हाथ लिख लेते हैं, देन विल सी। निपटाव लिखने में बहुत टाइम जाता है यार। अच्छा कुछ ABCD लिखा है क्या? ए लिखा हुआ है ना? चलिए, B इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FPI मुंह बंद करके लिखो। कोशिश करते हैं 10-15 मिनट में इसको निपटा के। ये भी चैप्टर एक पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4, 5 लेसन्स का 5 चैप्टर हम लोग इको के खत्म करेंगे इसमें। फिर FPI नेक्स्ट चैप्टर विल सी आइदर पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट, दोनों में से देखेंगे जो भी शुरू नहीं। नेशनल इनकम दिक्कत क्या होती है, वो बीच में शुरू करने से ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में। जब GDP NDP पढ़ाओ, ये अरे यार 4 साल से पढ़ रहे हैं तो वो सबसे लास्ट में, नेशनल इनकम हमेशा सबसे लास्ट में। FPI deals with the investment by host country, by the home country in the host country in the form of financial capital, FPI does not intend to create any physical assets or to gain the controlling interest it only focuses on earning short-term gains by exploiting the difference of economic policies in the country. In case of
बेटा ठीक है, लेकिन आपके क्या बोलते हैं, ये तो देखोगे कि मान लो किसी देश में जीडीपी रेट बहुत अच्छा है, आपका हाल खराब है, तो वो कंपनी जहां भी इन्वेस्ट करेगी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। मुझे नहीं करनी, कंपनी करे, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं करनी। अच्छा सुन लो भाई, बात क्या है यहाँ पे है कि अगर आप कंपनी में पैसा लगाते हो इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स, तो कंपनी तो उस पैसे को कहीं भी लगा सकती है। आपका यही कहने का मतलब है, वो एसेट भी क्रिएट कर सकती है, प्रोडक्ट भी बना सकती है, सैलरी भी दे सकती है। यही बात है भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो उस कंपनी का शेयर खरीद के बैठा हूं, कंपनी मेरे पैसे की आग लगाए, मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न चाहिए। कंपनी उसके लिए जहां पे भी पैसा लगाए, इन केस ऑफ investment in the equity shares, when the share percentage is less than 10%, the investment is FPI, but more than 10% consists of FDI. Difference between FDI and FPI, this is very important. Number one, FDI aims at creating physical assets. FPI does not aims at क्या बेटा, नहीं, टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग, आपने शेयर खरीदे हैं, मान लो अभी तक पूरा कॉल्ड अप ही नहीं है वो इशूड। दूसरा, इट टारगेट्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, number 3, it is the investment for long term, it is usually for short term, it is non-speculative in nature, fifth is it affects the employment डायरेक्टली। मैंने यहाँ लिखा डायरेक्टली नहीं करता, अब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करे और उसमें लेबर बढ़ाए तो वो अलग चीज है, मैं क्रिएशन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का। Sixth is investment cannot be withdrawn easily.
Investments can be withdrawn easily. Methods of FDI. A is opening of subsidiary companies, इक्विटी इंजेक्शंस. क्या हो गया भाई? FDI लिखा है मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरा इंटेंशन भी वही है, लेकिन P दिख रहा है क्या? नहीं, सही बताइए. डी है भाई, बिल्कुल. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एक्विजिशन ऑफ controlling interest of a company, merger and acquisitions, joint ventures, greenfield investment means supporting the foreign organization for developing the बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑफ होम कंट्री. सबको बताऊंगी मैं क्या लिख रहे हैं, अभी सिर्फ लिखते चलो बस. एरियाज नॉट अलाउड फॉर एफडीआईज. एफडीआई के लिए कौन कौन सा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है? ए इज लॉटरी बिजनेस. बी इज गैम्बलिंग बिजनेस और कसिनोज. चिट फंड कंपनीज, निधि कंपनीज, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, अरे क्या हो गया भाई, मुझे बताने दो ना प्लीज, क्या दिक्कत है? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ cigarettes, cigars, or other tobacco products. G is
any business which is specifically restricted for the private sector of the host country, atomic energy, railways, defense, etc. Benefits of फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का मतलब एफडीआई एज वेल एज एफपीआई, कि बाहर से अगर कोई पैसा आता है तो उसमें हमें क्या क्या फायदे हैं. नंबर 1 इज इट इनहैंसेस the potential outcome of the competition. Number 2, benefits for the customers with multiple options. Multiplier effects on employment, better global access of market, fifth is control on the domestic monopoly or price disparity. Number 6, better revenue for the government. Which can be ultimately used for the development of the country. It helps in improvement of लेबर एफिशिएंसी. हाँ जी, एक मिनट बेटा, ये ले. नहीं नहीं, देखिए पब्लिक एज वेल एज यहाँ पे तो प्राइवेट वालों को तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड है. मतलब जो हम अपने ही लोगों को नहीं करने दे रहे हैं भाई, वो तुमको भी नहीं करने देंगे, है ना. हाँ, लिखना बचा है क्या बेटा? नीचे करूं, नीचे करूं, ठीक. लास्ट पॉइंट, दैट इज क्या यहाँ पे अगर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की जगह इश्यूज लिखे होते तो सेम बात होती, ड्रॉबैक लिखा होता तो भी सेम बात होती. इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, देखो ये बेसिकली हमारी किताब में एफडीआई के ऊपर ही लिखा हुआ है,
लेकिन हम यहां जानबूझ के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिख रहे हैं. ए इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट is usually on the capital intensive goods in the labor abundant country. क्या ये बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? हमने देखा है दो टाइप की कंट्रीज होती हैं, लेबर अबेंडेंट और कैपिटल अबेंडेंट. आप खुद सोचो, जो जिस कंट्री के पास ऑलरेडी जो चीज ज्यादा है वो उसी में पैसा लगाएगी क्या? हम क्या कह रहे हैं कि कंट्रीज, चलो इसके ऊपर बात करेंगे अभी हम. क्राउडिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स. क्राउडिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, unfair utilization of natural resources, unequal development of various sectors, may hamper the demand for domestic products. It may have adverse effects in the exchange rates. क्या ठीक बात है कि अगर हमारे पास तुम्हारे देश से बहुत ज़्यादा पैसे आने लगेंगे तो तुम चढ़ जाओगे हमारे ऊपर? अच्छा ये बताओ, ऊपर वाली शीट बची किसी की? अरे इंपॉर्टेंट डेटा. अच्छा और एक बात, देयर इज नो वर्ड लाइक डेटाज. डेटा का सिंगुलर भी डेटा होता है और प्लूरल भी डेटा होता है, और ये डाटा नहीं होता है, ये डेटा होता है. ठीक है, जिसका सिंगुलर भी डेटा होता है और प्लूरल भी डेटा होता है. दैट कैन बी आइदर वन डेटा और मेनी डेटा. बस दिस विल बी द सिंगुलर एज वेल प्लूरल. नंबर वन, the highest, अब बचा है ऊपर वाला किसी की शीट? ब्राइटनेस कम कर दूं? इसमें से होएगा क्या? हाँ कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं. जूम फ्रीज, इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि मैंने इसमें से तो लीस्ट पे है एकदम. भरत भैया हैं? वो कहाँ मिलेंगे अभी? चलो यार देखते हैं अभी तो इस पे. अभी अगर भरत भैया आते हैं तो द हाईएस्ट FDI in India was in the service sectors, and the next was in the telecommunication sector. Second is
Mauritius was the country with highest FDI, followed by Singapore, Netherlands, Japan and USA. उसके बाद द लास्ट पॉइंट, द OFDI. OFDI क्या होता है? आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने किसी और देश में जो पैसा लगाया है उसे कहते हैं क्या? OFDI, दैट इज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया. ये सब 2016 तक के डेटा हैं. उसके बाद का आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक रेलेवेंस जताई नहीं है. इन 2016 was $1.86 billion. $1.86 billion. ठीक है, द चैप्टर इज ओवर. अब भाई खत्म हो गया. चलिए अब जो टर्म्स हैं जो नए, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं. अब आपको जिस शब्द को जितने डिटेल में पूछना है पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब लिखने का काम हो गया है, नोट्स कंप्लीट हैं. अब हम हर एक शब्द के ऊपर चाहे तो डिटेलिंग में चर्चा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं. चलिए शुरू करें बेटा, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात जो हमने लिखी है दैट इज मेथड्स या मोड्स. कोई भी कंपनी किन किन तरीकों से एफडीआई किसी देश में कर सकता है. देखो, नोट्स लिखने का यह मतलब नहीं होता है कि आपकी क्लास खत्म हो गई है. ये मैंने इसलिए लिखा दिया कि गलती से अगर एक्सप्लेनेशन कभी बड़ा हो गया और ये रह गया तो फिर तुमको लगेगा अरे यार इतना सा बचा था, लिख लेते तो ठीक होता. अब ध्यान से इसी में लगाओ. इन्होंने कहा देखो, सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपनी एक सब्सिडरी वहां पे एस्टैब्लिश कर दो. सब्सिडरी समझते हैं? जो मेरे बदले वहां पर काम करेगी. दूसरा क्या बोला? इक्विटी इंजेक्शन. और एक बात, आप मुझसे जो मैसेज करके डाउट पूछते हैं ना, ये कोई बहुत, आई वोंट अप्रिशिएट दिस. ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि क्या बोलते हैं मैसेज करके आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बोलूंगी वाओ आप ध्यान दे रहे हैं, तो आई एम सॉरी यू आर वायलेटिंग द रूल्स. ये बहुत कोई अप्रिशिएबल नहीं है. दूसरी बात है इक्विटी इंजेक्शन. कहता है 10% से ऊपर खरीद लो शेयर तो तुम्हारा एफडीआई हो जाएगा. किसी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लो. कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब अब इस कंपनी को हम चलाएंगे, एफडीआई. उसके बाद जॉइंट वेंचर्स, मर्जर एंड एक्विजिशन, इन सब का मतलब हम स्पेसिफिकली जानते हैं. लेकिन एक नया शब्द है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. अब ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रैक्टिकल जिंदगी का एग्जांपल देके समझाती हूं. मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द बिग फोर, वन ऑफ द बिग फोर नेम डिलॉयट, राइट? हाँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा. डिलॉयट की जो पेरेंट कंपनी है वो यूएस बेस्ड है. ध्यान से सुनना है बात, एकदम समझ में आ जाएगी. ठीक है, हटा दो इसको, कोई लिख रहा है? हाँ लिख लीजिए बेटा, कोई बात नहीं. मानना नहीं, सही बात है ये. ईच एंड एवरी वर्ड इज करेक्ट, नो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. डिलॉयट आज से 2 साल पहले तक इंटरनल ऑडिट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था इंडिया में. ठीक है, लेकिन बाकी के तीनों लोग काफी अच्छा कर रहे थे इंटरनल ऑडिट में. तो
तो वहां बैठे यूएस वालों को लगा कि यार ये तो हम तो ऐसे पीछे रह जाएंगे, तो क्यों ना डिलॉयट इंडिया में स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट का डिवीजन लॉन्च किया जाए। ठीक है, उसके लिए सारी फंडिंग होगी कहां से? यूएसए से। यूएसए पैसा भेजेगी डिलॉयट इंडिया को, क्यों? इंटरनल ऑडिट का डिवीजन डेवलप करने के लिए। तो ये कहलाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। हरा भरा खेत तैयार है, मुझे खाली वहां से पैसे भेजने की भाई ले, मदद ले मेरी और मेरे काम को तू वहां आगे बढ़ा। सब्सिडरी नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? आपकी मदद कर रहा हूं कि भाई तुम इस काम को शुरू करो। और पैसा कौन देगा? पैसा बाहर वाली कंपनी देगी अपना काम इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए। दैट इज नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। बोलो ठीक है, काम बढ़िया है, स्कोप जिस चीज का अच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? हमें फाइनेंशियली, हमें स्ट्रैटेजिकली सपोर्ट करेंगे और कहेंगे भाई क्या करो, इस काम को तुम शुरू करो। 2016 में या आप मान लीजिए 2017 मार्च में एक मास मूवमेंट हुई। मास मूवमेंट फ्रॉम KPMG टू डिलॉयट ऑफ अराउंड 3000 एम्प्लॉइज ऑल ओवर द इंडिया। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि KPMG सबसे अच्छी इंटरनल ऑडिट करता है। तो अब नए बंदे कहां से लाएं? तो क्यों ना बेस्ट को ही उठा लो। और उन्होंने उनके इंटरनल ऑडिट के दिल्ली वाले पार्टनर के साथ सेटिंग कर ली। तो हमेशा कॉर्पोरेट का एक कल्चर, नियम होता है कि कभी छोटे लोगों से बात नहीं होती, पार्टनर को सेट कर लो। पार्टनर पूरी की पूरी अपनी हिरार्की लेके वहां मूव करता है, काम खत्म। आपको इंटरनल ऑडिट की एक भी ट्रेनिंग नहीं देनी, आपको उनको वर्क कल्चर नहीं समझाना, क्योंकि बंदे बिग 4 के हैं, वो ऑलरेडी बिग 4 कल्चर जानते हैं। उनको इंटरनल ऑडिट भी आता है और वो एक्सपर्ट हैं। जो काम वो कल से यहां कर रहे थे, अब आज से हमारे लिए करेंगे। दिस इज नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हैवी फंड्स रिलीज होते हैं, हैवी फंड्स। एक एक पार्टनर को, एक एक मैनेजर को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और कहते हैं हमें इतने इतने ये ला दो। मतलब 10 मैनेजर ला दो, इतने में 10 AM ला दो, 10 कंसल्टेंट ला दो, और जो पैसा बचे तुम्हारा। इसका मतलब वो पार्टनर इस तरीके से आपको सपने दिखाते हैं कि पता नहीं वहां जाके तो आपके साथ क्या ही होने वाला है, काम यही करवाएंगे सेम आपसे। ठीक है, दिस इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या शब्द है? अब क्या कह रहे हैं? कहां कहां पे अलाउड नहीं है? तो भाई लॉटरी में अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग बिजनेस में बाहर वाले पैसे नहीं लगा सकते। अच्छा, अब व्हाट इज द चिट फंड कंपनी एंड निधि कंपनीज? निधि कंपनीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दैट इज NBFCs। सुनो बेटा, चिट फंड क्या होता है? हाँ, कमिटी, एग्जैक्टली, एक शब्द में समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय कमिटीज? चलो वेरी गुड। अब ध्यान से, मैं बोल रही हूं ना, मुझे बोलना, इधर देखो। होता क्या है, एक कंपनी जो बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़े हुए है, ठीक है, और कहती है कि हर महीने तुम सब मुझे 5-5 हजार रुपए ला के देना, और आज से 1 साल के बाद हम तुम्हें इसका 1.5 गुना, 1.25 गुना, 2 गुना जो दूसरे लोग आपको ऑफर कर रहे होंगे, उतना हम भी तुम्हें ऑफर करके वो पैसा लौटा देंगे। ठीक है, लेकिन ये सब तो हमारे प्रैक्टिकल जिंदगी में हम दोस्त भी आपस में करते हैं। चल भाई कमेटी खेलेंगे, 3-3 हजार रुपए हर महीने का डालेंगे, और जिसको जितनी ज्यादा जरूरत होगी पैसे की, वो उस पैसे को क्लेम करेगा। ध्यान से सुनना है बात को। क्लेम करेगा का मतलब है भाई इस महीने मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। तो आपने कहा बहुत जरूरत है, उन्होंने कहा यार बहुत ही ज्यादा, तो भाई एक काम कर 13,000 रुपए ले ले। मान लो हम 5 दोस्त 3-3 हजार रुपए की कमेटी खेल रहे हैं, तो आपने कहा भाई इतनी जरूरत है तो 13,000 ले ले। आपने कहा ये तो धोखा है,
भाई जब सब लोग 3-3 हजार रुपए डाल के बैठे हैं तो मुझे 15,000 दो। दूसरे ने कहा भाई मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं 12 लेने तैयार हूं। तो जितना पैसा बचता है वो सारे कमेटी मेंबर्स में आपस में बट जाता है। चिट फंड कंपनीज इस तरीके से रिटर्न दे रही थी अपने इन्वेस्टर्स को। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो 3,000 रुपए बचा, पांचों लोग 600-600 रुपए बांट लो, अगले महीने फिर 15,000 रुपए इकट्ठे होंगे। अब फिर बोली लगेगी, बोलो किसको चाहिए? भाई मुझे चाहिए। तो देख लो भाई, पिछले बार 13,000 की बोली लगी थी, तो कम से कम 13,000 तो बोलना ही पड़ेगा। हो सकता है सामने वाले किसी को जरूरत ही ना हो, बोले किसी को नहीं चाहिए भाई, किसी को नहीं चाहिए, हम सबके पास बहुत पैसा है। तो क्या होता है, या तो चिट उठती है कि भाई जबरदस्ती तुझे लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये क्या है? चिट फंड। ठीक है, फिर अब ध्यान से सुनना, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं? मान लो कि एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है, उसने मिस्टर जॉन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मिस्टर जॉन इंडिया आएंगे और मेरी कंपनी का आर्किटेक्चर संभालेंगे। बोलो ठीक है। मैं एक सोसाइटी बना रहा हूं ग्रेटर नोएडा में, तो मिस्टर जॉन आएंगे और मिस्टर जॉन जो अमेरिका के रहने वाले हैं वो मेरे लिए मेरी डिजाइनिंग करके देंगे। लेकिन मिस्टर जॉन को डेंगू हो गया है और मिस्टर जॉन कहते हैं कि मेरा भाई है पॉल, वो भी बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, एक काम करो पॉल को बुला लो और वो मेरे बदले तुम्हारी ये बिल्डिंग डिजाइन करके तुमको दे देगा। ये अलाउड नहीं है। दैट मीन्स यू कैन नॉट ट्रांसफर योर, जिस भी चीज की जो राइट अगर आपको मिली है तो आप वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट नील कर दो, उसके बाद में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लूं, किसके साथ? पॉल के साथ, ये मंजूर है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं आ रहा हूं इसलिए पॉल को बुला लो, ये अलाउड नहीं है। बोलो ठीक है। इसका मतलब समझ गए? काम जिसको मिला है वही करेगा, किसी और को आप अपने डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर नहीं करेंगे या कर सकते। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, सिगार्स और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, दीज कैन बी इंपोर्टेड। ध्यान से सुनना है। आप कहेंगे नहीं मैम इंपोर्टेड सिगरेट्स तो मिलती हैं बाहर वाली, तो भाई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो लेकिन वो बनाने के लिए उनसे पैसे नहीं ले सकते। बोलो बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना है। मान लो एक अमेरिका की कंपनी है जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी में एफडीआई करना चाहती है, ठीक है, जो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर इंडिया चाहे तो अमेरिका से बनी बनाई सिगरेट्स इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिका को पैसा नहीं लगाने देगा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स इन इंडिया। इसके पीछे का रीजन है बेटा, हमारे यहाँ पे एक मेजर पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट साइड की है, वो मेजर पॉपुलेशन की लिविंग, तेंदुपत्ता जानते हैं आप क्या होता है? बीड़ी, जिससे बीड़ी बनती है। फॉरेस्ट साइड में बहुत मेजर पॉपुलेशन उसके ऊपर उनकी लिविंग डिपेंड करती है। तो अगर कल को हमने टोबैको प्रोडक्ट्स बाहर वाली कंपनी को बनाने दिए तो वो टेक्निक्स लाएंगे, मशीन लाएंगे, जिससे वो जो लोग तेंदुपत्ता से बीड़ी बना रहे हैं, जो तेंदुपत्ता से टोबैको बना रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वजह से क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करने देंगे भाई, चाहो तो इंपोर्ट कर लो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंपोर्ट करने से उसकी प्रोडक्ट की प्राइस तो ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई आएगी। बोलो समझ में आई क्या बात? बनाने नहीं देंगे,
इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट बात क्या लिखी है, जो चीज हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर को मना है वो काम बाहर वाले लोग भी नहीं करेंगे। रेलवेज इज टिपिकली अ गवर्नमेंट रन थिंग, तो आप वहां पे काम नहीं कर सकते। तो एक बार याद कर, डिफेंस ये सरकार का काम है, एटॉमिक पावर सरकार का काम है। जो चीज हमारे देश के डोमेस्टिक लोग नहीं कर सकते वो तुम भी नहीं कर सकते। चलो बताओ कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं कर सकते। लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट, सिगार्स और टोबैकोस, और वो चीज जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को मना है वो तुम भी नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे भी हैं। पहला, इट इनहेंसेस द पोटेंशियल आउटकम ऑफ द कंपटीशन, मतलब जब दूसरे लोग इस देश में आके काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी और एफिशिएंटली काम करना शुरू करते हैं, जिससे क्या आता है, पोटेंशियल आउटकम का मतलब जितना रिजल्ट आ सकता था उससे ज्यादा आता है। फिर बेनिफिट्स ऑफ फॉर द कस्टमर, अगर दूसरे लोग आएंगे तो वो अपना प्रोडक्ट लाएंगे और कस्टमर को मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट, सुनो ध्यान से, क्या एफडीआई एसेट क्रिएशन की बात करता है? करता है। क्या जब एसेट क्रिएट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी या नहीं होगी? ये बात हमने एफडीआई वाले पॉइंट में भी लिखी है, दैट इट अफेक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बेटर ग्लोबल एक्सेस, अगर हम एक दूसरे की देश में पैसे नहीं लगा पाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। उसके बाद दूसरे आएंगे तो हमारे वाले थोड़े लाइन पे रहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स लेती है फॉरेन कंपनी से। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स डोमेस्टिक कंपनी से लेती है उससे ज्यादा टैक्स लेती है किससे? फॉरेन कंपनी से। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा जो कि अंत में देश के ही काम आएगा। एंड इम्प्रूवमेंट, इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी भाई? क्योंकि वो लोग नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए मेथड्स लाएंगे, और जब नई टेक्नोलॉजी से लेबर काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बोलो ठीक है? क्या एक बार अपनी कॉपी से देख के पढ़ के बता दो प्लीज। इट एनहांसेस द पोटेंशियल आउटकम ऑफ द कंपटीशन, बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर्स विद द मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट आ जाए उससे कई गुना बढ़ेगी। और ग्लोबल एक्सेस ऑफ द मार्केट, कंट्रोल ऑफ ऑन द डोमेस्टिक मोनोपोली एंड प्राइस डिस्पैरिटी। बेटा प्राइस डिस्पैरिटी का मतलब होता है जैसी क्वालिटी वैसा प्राइस अगर ना हो तो उसे डिस्पैरिटी कहते हैं। डिस्पैरिटी का मतलब होता है बराबर, लेकिन डिस्पैरिटी का मतलब क्वालिटी कम प्राइस ज्यादा अगर डोमेस्टिक वाले चार्ज कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्राइस डिस्पैरिटी। फिर रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली देश बढ़ेगा, और क्योंकि बहुत सारी नई टेक्निक्स आएंगी तो लेबर की भी एफिशिएंसी। लास्ट बात, लेकिन सब कुछ इतना खूबसूरत है नहीं। अगर हमने उनको आने दिया तो वो यूजुअली उन्हीं गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनकी टेक्निक लगेगी, तो हमारा लेबर बेचारा हो सकता है कि खाली हो जाए। जैसा कि अभी मैंने आपको वो तेंदू लीव्स के बारे में बताया कि अगर सिगरेट बनाने को दे दी मान लो, तो वो मशीन का इस्तेमाल करके सिगरेट बनाएंगे, और वो लोग जो तेंदू पत्ता यूज करके हाथ से सिगरेट या बीड़ी बना रहे हैं उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे खतरा हो सकता है। फिर
क्राउडिंग आउट ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अच्छा सुन लो, एक मिनट, एक शब्द मैं बता रही हूं, क्राउडिंग आउट। पब्लिक फाइनेंस में भी ये शब्द आएगा तो उस वक्त थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। ध्यान से सुनना, क्राउडिंग आउट का क्या मतलब होता है। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है, मान लो हम यहां पर आराम से, मैं खड़ी हूं एक, फिर दो लोग और आ गए तो मैं थोड़ा उधर खसक गई, ठीक है। फिर देखा लोगों ने, अरे यहां तो खड़े होने की जगह है, तो 4-5 लोग और आके खड़े हो गए, फिर हम यहां तक पहुंच गए। लेकिन देखते देखते जब लोगों ने देखा कि यहां तो आराम से घुस सकते हैं, वो तो घुसने लगे और मैं यहां से बाहर। इसका मतलब होता है बेटा, क्राउडिंग आउट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को एक्स्ट्रा अलाउड करते हैं, ध्यान से सुनना, तो कई बार हमारी अपनी ओरिजिनल चीज ही भीड़ आने की वजह से उस जगह से बाहर हो जाती। इसका मतलब ऐसा ना हो कि सारा पैसा बाहरी लोग लगा दें और डोमेस्टिक वालों को हम क्या कर दें, मार्केट से ही बाहर कर दें। ये कहलाता है क्राउडिंग आउट। मतलब इतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाना कि मेरी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मार्केट से बाहर होती चली जाए, उसे कहते हैं क्राउडिंग आउट। बोलो ठीक है। फिर वो ऐसे मेथड लगाएंगे जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा हो। उनको क्या है, हमारा देश पॉल्यूट हो रहा है, वो ऐसी जगह चुनेंगे, फॉरेस्ट के बीच में फैक्ट्री लगाएंगे जिससे पेड़ कटे। हमारे नेचुरल रिसोर्सेस का अनफेयर यूटिलाइजेशन हो सकता है फॉर देयर बेनिफिट। फिर अनइक्वल डेवलपमेंट, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वही पैसा लगेगा और बाकी सेक्टर्स क्या होंगे, रह जाएंगे। फिर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें ना आज की लाइफ में देखने मिलता है। क्या एग्जाम्पल है कि हमें जो कल्चर चाहिए ना, अब वो सुपरमार्केट वाला ही कल्चर चाहिए। हमें रात को 2 बजे भी भूख लगेगी तो हमें चाहिए कि हमें ऐसी दुकानें खुली हुई मिले कि हम रात को 2 बजे, मुझे सैंडविच खाना है भाई, तो मैं 2 बजे दुकान जाऊंगा, सैंडविच खरीदूंगा और खाऊंगा। इसका मतलब बाहर के प्रोडक्ट्स, ये बात तो फैक्ट है कि बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके अट्रैक्शन की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है, हैम्पर हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद इट मे हैव द एडवर्स अफेक्ट इन द एक्सचेंज रेट्स। अगर किसी देश का बहुत सारा पैसा मेरे देश में लगा हुआ है तो उसका एक्सचेंज रेट हमेशा मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। दैट विल बी, आई विल बी इन द करेंसी डेप्रिसिएशन एंड दैट कंट्री विल हैव करेंसी एप्रिसिएशन। ये डेटा है, ये हमारा कोई डेटा नहीं भाई, हमने अपने से नहीं लिया है। सबसे ज्यादा एफडीआई ये 2016 तक का डेटा है। कहां हुआ था, सर्विस सेक्टर्स में। उसके बाद कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे, दूसरा सिंगापुर, नीदरलैंड्स, जापान एंड यूएसए। इंडिया ने भी पैसे लगाए दूसरे देशों में, 1.86 बिलियन डॉलर्स। एफडीआई के आगे ओ शब्द लगा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब हमारी तरफ से दूसरे देश में लगाया हुआ पैसा। बोलो ठीक है। देखो इसमें, अच्छा बेटा सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मैं, मुझे एक मिनट यार, ये लोग कहाँ कर देते हैं ना। इस बार वाला ध्यान वो यार, तुम तो मम्मी जैसी बात करे, वहीं रखा है। कहाँ होता है वो, वहीं यार, हमें भी पता है जहां होगा वहीं रखा है। बताओ कहाँ। नहीं ये नहीं है।
ये ठीक है। What are the modes of FDI? बता दो। सब्सिडरी, इक्विटी इंजेक्शन, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। अभी तो यहां पर इस वाले से अभी तो सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये चैप्टर 3 नंबर के लिए ठीक भी है। 4 पॉइंट है टोटल। व्हाट इज एफडीआई, व्हाट इज एफपीआई, व्हाट आर द मोड्स, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। टोटल 6 ही पॉइंट्स हैं। चलो एक बार दोनों मिलके याद कर लेते हैं, फिर खत्म, ये पूरा चैप्टर खत्म। पहला एफडीआई, क्रिएशन ऑफ सम फिजिकल एसेट्स। वहां पे फाइनेंशियल कैपिटल में पैसा लगाना है शॉर्ट टर्म के लिए। वहां कंट्रोल चाहिए या कंट्रोल नहीं चाहिए। वहां 10% से ऊपर होना चाहिए इक्विटी शेयर्स या 10% से नीचे हो। ठीक है। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। उसके बाद पैसा निकालना मुश्किल है एफडीआई में, आसान है एफपीआई में। यहां एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली अफेक्ट होती है, वहां इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। पैसा आएगा तो कुछ तो होगा ही। उसके बाद आया मोड्स, जो अब की बार के एग्जाम का भी सवाल है। सब्सिडरी खोल लो भाई, इक्विटी दे दो, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लो, मर्जर एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो हाँ, आपके स्टडी ने भी सिर्फ यही लिखा है कि दीज आर द फॉलोइंग मोड्स, खत्म। उस हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। जिसकी जरूरत थी उसकी मैंने लिख दी ना, रिस्ट्रिक्शन का एक्सप्लेनेशन है। एक और बात, मैं कभी ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी कि जिससे आप मुझे आके दिखाएं कि देखो ये तो ऐसा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो जो चीज आपका स्टडी जिस हिसाब से आपसे चाहता है, उस बात का मैंने खास ख्याल रखा है। ना मोड में कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, ना रिस्ट्रिक्शन में। आपको बताना कि दीज आर द फॉलोइंग बिजनेस वेयर एफडीआई इज रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया, एंड दे आर लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग और कैसीनोज, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रांसफरेबल बिजनेस राइट्स। उसके बाद टोबैको प्रोडक्ट्स एंड जिसमें हम अपने लोगों को नहीं आने दे रहे, उसमें तुमको भी नहीं आने देंगे। ठीक है। देखो एडवांटेज सीधा सीधा कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर कोई और आएगा, ध्यान से सुनना, तो हम लाइन पे रहेंगे। दूसरा, प्राइस बैलेंस रहेगा। तीसरा, कस्टमर को ऑप्शन मिलेंगे। कोई और बाहर से कुछ क्रिएट करेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन तभी तो सक्सेसफुल हो सकता है जब या तो हम किसी के अंदर इन्वेस्ट करें या कोई हमारे अंदर इन्वेस्ट करे। लेकिन दिक्कत क्या है कि कहीं टेक्नोलॉजी आने की वजह से मेरा देश का जो लेबर अबेंडेंस है वो खराब ना हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज ना किया जाए। उसके बाद सिर्फ वही सेक्टर बढ़ रहे हो जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है। और ऐसा ना हो कि लोगों का इंटरेस्ट ही हट जाए मेरे प्रोडक्ट से। तो अगर मेरे प्रोडक्ट से लोगों का इंटरेस्ट हट जाएगा तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे करके क्राउड आउट हो जाएगी। ठीक है। क्राउडिंग आउट, समझ में आई ये बात कि एक समय के बाद दूसरे की जब डिमांड एक्सट्रीम हो जाती है तो धीरे धीरे करके वो पेनिट्रेट होने लगते हैं। और जब वो पेनिट्रेट होने लगते हैं तो दूसरा अपने आप उस पेनिट्रेशन की वजह से मार्केट से बाहर हो जाता है, तब वो कहलाता है क्राउडिंग आउट। बोलो ठीक है। तो चलिए देन विल मीट टुमारो एट 10 o'clock देन।
चिट फंड आज अभी बताती हूं, ठीक है। इक्विटी इंजेक्शन का मतलब इक्विटी इनपुट करना, इक्विटी शेयर में पैसे लगाना इज इक्विटी इंजेक्शन।